हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली आईएएस पे। आज है 18 मार्च और आज हम करेंगे अपनी न्यूज़ डिस्कशन द हिंदू और पीआईबी से रिलेटेड, साथ में साइंस एंड टेक का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ थी जो अरुणाचल प्रदेश के एक टीनेजर ने, जो कि क्लास 11th का लड़का है, इसने एक गॉगल डेवलप किया है जो कि ब्लाइंड लोगों को मदद करेगा चीज़ें डिटेक्ट करने में और पता करने में, कि देखना कह सकते हैं तो उसे देखने में मदद करेगा कि वो डिटेक्ट कर पाएंगे कि चीज़ें कितनी दूरी पर है, इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। अब देखिए इन्होंने इसको किया क्या कि गॉगल यानी जिसे आप चश्मा कह सकते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज़ करते हुए उनको रास्ता बताने में मदद करेगा ये गॉगल। अब देखिए इसमें होगा क्या, जो बैट हम जानते हैं चमगादड़, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो एको करके लोकेशन का पता लगता है, एको लोकेशन भी कहते हैं। तो इसमें होता है कि कोई भी बैट अगर उड़ रहा है तो बैट्स चमगादड़ अक्सर अंधे होते हैं, अक्सर क्या सारे होते हैं, वो देख नहीं सकते, तो वो वेव्स छोड़ते हैं और जब वो किसी भी चीज़ टकरा के वापस आती हैं तो कैलकुलेट कर पाते हैं कितना डिस्टेंस है उस बॉडी के बीच में और उसके बीच में, उस हिसाब से वो अपने शिकार को या पकड़ पाते हैं। ठीक लगभग ऐसी टेक्नोलॉजी सबमरीन और सोलर यानी नेवी के शिप्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल शिप्स यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सोनार। कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है समुंदर से आप तलहटी की, वो पता करने के लिए वहाँ पे वो वेव्स छोड़ते हैं जो वापस आती है। तो सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एक लोकेशन है, उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके इन्होंने बात की कि इस गॉगल को डेवलप करने की। अब जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की है, इसने से इंटरेस्ट लिया और वो इसको लॉन्च करेगी मार्केट में। और अगर ये मार्केट में लॉन्च होता है तो दिखा पाएगा कि एक आम बच्चा भी ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकता है जो कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही साइंस एंड टेक में आप आगे बढ़ते हैं। देखिए दो बातें और है कि जो अल्ट्रासाउंड सेंसर्स लगे हैं लेफ्ट राइट में लगे हैं वो डिटेक्ट करने के लिए, और एक सेंटर में आपका इंफ्रारेड सेंसर लगा है, और ताकि अगर अल्ट्रासाउंड सेंसर्स कुछ डिटेक्ट ना कर पाए तो इंफ्रारेड सेंसर्स को डिटेक्ट करके बता पाए। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है अगर एक सक्सेसफुल हो पाता है तो। ध्यान रखिएगा कि इंफ्रारेड और अल्ट्रासाउंड कहाँ पर किस लोकेशन में आता है स्पेक्ट्रम में, आपको याद होना चाहिए, मैंने कवर कराया भी था, तो रिवाइज कर लीजिए और बहुत ज़रूरी है ये कुछ इस पर कवर करना। सोनार टेक्नोलॉजी, थोड़ा एको के बारे में पढ़ लीजिए, बैट टेक्नोलॉजी क्या है। और स्टूडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ने एक यूलिसिस जो भी है ये, इस नॉवल जिसे ये एक असल में एक एपिक है, जिसे कहते हैं ना काव्य, तुलना अक्सर महाभारत या रामायण से की जाती है, पर ऑफकोर्स साइज में बहुत छोटा है महाभारत से, पर यूलिसिस पर एक गेम बनाई है इन्होंने, जॉयस्टिक, और ये वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड है, वीआर पर। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है। वर्चुअल रियलिटी में आप किसी भी एक नॉर्मल जो आपका वर्चुअल टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करते हैं उस पर्टिकुलर रियलिटी के ऊपर एंगल्फ करने के लिए। मतलब कोई भी एक जैसे आप दीवार देख रहे हैं या कहीं पर है, आपके पास अगर उस फोटो उस दीवार में खींचेंगे तो कैमरा पे बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी, वर्चुअल डिटेल्स आएंगी रियल इमेज के ऊपर, ठीक है। वर्चुअलिटी को आप रियलिटी के ऊपर ओवर इम्पोज करेंगे, वर्चुअलिटी प्लस रियलिटी इज इक्वल टू वीआर, वर्चुअल रियलिटी। तो आयरन मैन का बेस्ट एग्जांपल है। अब इन्होंने इसमें क्या करना है, गेम बनाई है जो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड है। इसमें जैसे किताब में कहानी है कि भैया यहाँ पर एक दीवार आई, लेट्स से महाभारत पर हम बेस करते हैं किसी एक वर्चुअल रियलिटी गेम को, वहाँ से देखते हैं क्या है ये। अब देखिए गेम में अगर कोई बुक में कोई कहानी है कि जैसे लेट्स से महाभारत के काफ़ी फेमस बैटल्स वगैरह काफ़ी हैं उसमें, तो आप एक गेम बनेंगे जहाँ देखेंगे अच्छा राजा इस टाइप से था, उसकी लड़ाई ऐसे चल रही थी, लगभग उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते बोले एक के ऊपर एक गेम बनाएंगे जो कि बुक को कंप्लीट करता है, जो कैरेक्टर है उसको अच्छे से रिडिफाइन कर पाएगा। नई टेक्नोलॉजी होगी, आप जिन जगहों के बारे में या जिन एरियाज के बारे में बात की, आप उनको एक नई दुनिया से नई एक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। और इससे पहले ग्रेट गैट्सबी ऊपर एक कंप्यूटर गेम बनी थी। ग्रेट गैट्सबी स्कॉट फिट्जगेराल्ड की नॉवल है, ये क्लासिकल नॉवल है यूएस लिटरेचर की, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर एक मूवी भी आ चुकी थी। और इसमें क्या होता है, लुक एंड फील को फॉलो करते हैं वो क्लासिक की, कि जैसा उस बुक में डिफाइन किया हुआ दुनिया ऐसी थी, आप उसको आपको वैसा दिखाएंगे। तो ना सिर्फ आप गेम खेलेंगे बल्कि आपको पता लगा कि अच्छा ऐसे पहले एग्जिस्ट करती थी दुनिया, या फिर किस तरह का आप उसको रीड भी कर पाएंगे और उस एक तरह से उसमें जी भी पाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो एक तो ये हाँ, नेट ग्रिड, नेशनल ग्रिड जो है वो एंटी टेररिज्म प्रोग्राम का के तहत जो बनाया गया, इसका टॉप पोस्ट अभी तक बहुत दिनों से वेकेंट है। तो न्यूज़ इतनी सी थी, पर थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि नेटग्रिड है क्या। नेटग्रिड एक काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम है जो कि बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हुए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात की थी, बस वही है। इसके अंदर आप सारा डेटा जो है उसकी एनालिसिस करके जो बिग डेटा है, बिग डेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें पता है। व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हुए आप
चेक करेंगे कि कहाँ पर इंटेलिजेंस की क्या मूवमेंट है, कहाँ पर क्या सस्पिशन है, आप कैसे ट्रैक करेंगे सस्पेक्टेड। अब देखिए सब जैसा सिस्टम डेवलप हो रहा है उसी तरह से टेररिस्ट भी डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे टेररिस्ट डेवलप होंगे तो आपको उनकी टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए डेटा बहुत ज़्यादा मिलेगा, आर्म डेटा और सस्पिशियस डेटा। अब जो सस्पिशियस डेटा है, जो कि जिस जिस डेटा पर आपको शक है कि डेटा कैसा है, उस डेटा को आप पूरी तरह से एक इंसान बैठे के काम नहीं कर सकता। वहाँ पर आप एनालिसिस करने के लिए एक लंबा प्रोग्राम है ये, जो कि डेटा को चेक करेगा, एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेटर फैसिलिटीज देगा ट्रैक करने की। उनको पता रहेगा अच्छा ये डेटा सस्पिशियस है, उस पर काम कर पाएंगे। ये असल में 26/11 के बाद रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक कमी देखी गई थी डेविड हेडले वगैरह की को पकड़ने में, कि भाई वो आया इंडिया, इतने बार आके चला गया, आपको पता नहीं चल पाया कि कौन सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, कौन मूव कर रहा है। अब अगर आपके पास बड़ा ढेर सारा डेटा है तो आप उसको छांट कर एग्जैक्टली जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको अलग करना, और डेटा सोर्सेस को एक साथ रखना। कि अभी क्या है, एक आर्मी की इंटेलिजेंस है और एक पुलिस की इंटेलिजेंस है, फिर आईबी है, फिर रॉ है, सबका डेटा अलग है और सबका डेटा काफ़ी तितर बितर हो रखा है। तो एक ही ऐसी प्रोग्राम है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, नेट ग्रिड। तो ये क्या करेगा, उन सबको इकट्ठा करेगा, एक साथ रखेगा, और उससे आपको जो भी जिस एजेंसी को भी जरूरत होगी उस डेटा की, वो डायरेक्टली उसको वहां से सोर्स कर पाएगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है टुवर्ड्स इंटेलिजेंस एंड डेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लंबे स्तर पर, अगर आपको अपने एरिया को सिक्योर करना है तो उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्लाइड थोड़ी सी मिक्स हो गई है। ये यूलिसिस की ही बात कर रहा है, जो वो यूलिसिस की बात कर रहा है, इसमें यही कि एंशिएंट ग्रीक एपिक है, अब उसको आप कैसे पैरेलल है, उनमें क्या क्या आप समानता पता कर पाएंगे। इसमें जो गेमर है वो की एनवायरनमेंट चेक कर पाएगा, मिलिट्री टावर है। तो वही है कि जैसे भी इतिहास है प्रोटैगनिस्ट का, मतलब जो भी उसका मेन कैरेक्टर है उसका इतिहास कैसा है और कैसे वो चीज़ों को पूरा करता है, इसके बारे में बात हुई है। और वर्चुअल एनवायरनमेंट को अभी तक यूज़र यूज़ कर सकता है, जब खाली समय आप उसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। आई थिंक आई विल ट्राई टू, स्लाइड थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। इंडिया और रशिया ने एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया सुखोई के स्पेयर पार्ट्स को लेकर और मेंटेनेंस के बारे में। तो ये क्या करेगा, असल में ये HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट एंड इंजन कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया के बीच साइन हुआ है। इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत इसको साइन किया गया। इसमें 57,000 स्पेयर पार्ट कंपोनेंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, तो डायरेक्ट एग्रीमेंट है। इसके बाद कंपनीज, वैसे रशिया में एक लेजिस्लेशन पास हुआ है जिसके बाद कंपनीज डायरेक्टली जो डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। देखिए जो भी इंडिया और रशिया के बीच में डील हुई सुखोई की, हमने हाल में पढ़ा था कुछ दिनों पहले भी एक सुखोई प्लेन क्रैश हुआ था, और मिग वगैरह तो बहुत बूढ़े हो चले। सुखोई क्रैश काफ़ी करते हैं, वजह ये है कि इंडिया में खुद के जो कंपोनेंट्स है वो तैयार नहीं हो पाते। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है, TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ठीक से हुआ नहीं, और अब इंडिया में स्पेयर पार्ट्स उतने अच्छे नहीं है। तो एक बार अगर आपने प्लेन ले लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न सिर्फ प्लेन हो बल्कि उसके स्पेयर पार्ट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बेस्ड हो, ताकि आपके प्लेन को रख रखाव मदद मिले। वरना आपका एक इतने 70-700 मिलियन का प्लेन ऐसे गिर के बर्बाद हो जाएगा, तो क्या फायदा। तो अब इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं हमें बेटर स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, कंपोनेंट्स तैयार मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप एयरक्राफ्ट को ठीक से कंटेन कर पाए, या फिर उसको उसकी लागत घटा सके, उसका यूजेज बढ़ा सके। यही बात है। प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर जो है अभी तक जो था बहुत लंबा और कम्बरसम प्रोसेस था, कि कोई डायरेक्ट डील नहीं थी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोई डील नहीं थी, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज थी वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकती थी किसी रशियन कंपनी के साथ, थ्रू गवर्नमेंट आप मूव करते। पर अब लेजिस्लेशन पास हो चुकी है तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और OEMs मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात हुई है, तो आप स्पेयर लोकली भी आप उसको लाइसेंस करके उस कंपनी से इंडिया में डेवलप कर पाएंगे। तो उसके बाद आपके पास स्पेयर मेक इन इंडिया में डेवलप होगा और स्पेयर पार्ट्स भी आएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे उड़ीसा के अंदर 14 जो प्रपोज्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स, इसमें 10 को कहा जाता है कि वायबल है। क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए कि 70% जो टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन है ईस्टर्न इंडिया की, वो उड़ीसा के अंदर ही है। और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, कई बार एलिफेंट के साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो आम एरियाज में आ जाते हैं, कुछ लोग जाकर उनका शिकार कर देते हैं। तो ये एथिक्स और एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक और बस एक पॉइंट इसमें था जो देखने लायक था कि 3 अभी एलिफेंट रिजर्व्स हैं वहाँ पर, मयूरभंज, महानदी और संबलपुर में। आप देख लीजिए 3 लोकेशंस है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये जो क्यों होता है, हैबिटेट लॉस, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स को लेकर ये बात कही गई है कि इससे उनकी पॉपुलेशन घट चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि क्यों पॉपुलेशन घटती है, हैबिटेशन लॉस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी बातें क्लियर नहीं है। 3 तरह के उनके जो एलिफेंट रिजर्व है वो है मयूरभंज में, महानदी में और संबलपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब असम के गवर्नर ने कहा है कि ब्रिटेन को कि प्लीज़ आप हमारा वृंदावन वस्त्र हमें वापस कर दीजिए, कि असम का ट्रेजर माना जाता है। सबसे पहली बात कि वृंदावन वस्त्र होता क्या है। वृंदावन वस्त्र एक तरह का वस्त्र जो नाम से ही पता होता है, क्ले कपड़ा है, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है। कि लार्ज ड्रेप, एक ऐसा लंबा सा कपड़ा होता है जो कि लॉर्ड कृष्ण की चाइल्डहुड एक्टिविटीज को बताता है कि बचपन में किस तरह की क्रीड़ा किया करते थे, बाल लीलाएं शायद कहते हैं उसको। और ये असल में होता क्या है, एक कपड़ा होता है जिसको लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लोग उसको या फिर पहनते थे वो औरतें उसको। और ये डेवलप किया गया था वैष्णवाइट सेंट श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। शंकर देव बहुत महत्वपूर्ण है थिंक आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो शंकर देव के द्वारा डेवलप किया गया था ये, और हिस्टोरिकली काफी महत्वपूर्ण है वृंदावन वस्त्र। और अभी ब्रिटेन की म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में रखा हुआ है। तो डिमांड की गई है इनसे कि वापस कर दें। वैसे अगर ये सब कुछ लूट लूट के ले गए, उम्मीद तो नहीं है कि वापस देंगे, पर देखते हैं क्या होता है। ये शायद दे दें, पर ऑफकोर्स कोहिनूर नहीं देंगे। एक नोबेल प्राइज विनिंग जो कवि थे डायरेक्ट वॉलकॉट, उनका निधन हो चुका है। वो कैरेबियंस मतलब वेस्ट इंडीज से थे और ईस्ट रीजन के सबसे इंटरनेशनली फेमस राइटर थे, जो कि सेंट लूसिया में आखिरकार उनका निधन हो गया। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज 1992 में मिला था, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इन्हें इसकी उपमा दी जाती है। और पेंटिंग से लेके टीचिंग से लेके थिएटर काफ़ी बृहद पैमाने पे काम करते थे। डायरेक्ट वेलकॉट को याद रखेगा आप, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था और कैरेबियन के राइटर थे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे एक पीआईबी में न्यूज़ आई थी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने के हिसाब से इंडिया में मेल न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी अगेन। और जो डिक्लाइन है ये बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा मेलनोरिश्ड बच्चे इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो उतनी खुश होने की बात नहीं। पर देखिए क्या डिफरेंस पड़ा है। अभी 35.7% बच्चे जो है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज वो अंडरवेट है, और 38.4% स्टंटेड है। ये बहुत ही शर्मनाक डेटा है इंडिया के लिए कि इतने लंबे पैमाने हमारे बच्चे अभी तक या तो स्टंटेड है या मेलनोरिश्ड है, कुपोषण के शिकार है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कड़े कदम उठाएं। प्रोग्राम्स बहुत सारे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये नया डेटा है, पुराने डेटा जो 2005-06 के हिसाब से, उसके अलावा 42.5% जो थे बच्चे 5 आज तक पहले के वो अंडरवेट थे, और 48% स्टंटेड थे। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की 50% बच्चे ऑलमोस्ट स्टंटेड थे, जो अभी तक 38.4 है। तो आप कह सकते हैं तब एक तरह से मेजोरिटी ही बच्चों की आपकी स्टंटेड है। वैसे मेजोरिटी तो नहीं है 38%, पर एक लंबा बड़ा तबका आपका स्टंटेड है। स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है कि जो नेचुरल हाइट होनी चाहिए बच्चे की वो नहीं होती है, ठीक है, शॉर्ट रह जाते हैं वो। अब स्टंटिंग का एक बहुत बड़ा कारण है ओपन डिफिकेशन, ओडीएफ, ठीक है। ओपन डिफिकेशन की वजह से स्टंटिंग काफी ज्यादा होती है, बैक्टीरिया मूव करता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओडीएफ को बंद करें, मतलब ओपन डिफिकेशन खत्म हो, ताकि स्टंटिंग पर भी उसका प्रभाव पड़ सके, क्योंकि बच्चों में उसका बहुत गलत असर पड़ता है। तो अब जो डेटा है इसके हिसाब से क्यों याद रखिए, डेटा याद रखिए, बहुत काम आएगा। 35.7% आपका 35% लेट्स से आपके अंडरवेट है और 38% स्टंटेड है। तो ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट ये जो न्यूट्रिशन स्टेटस है बच्चों का, वो दिखाने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में वेट टू एज इंडिकेटर की बात की इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे यूनिवर्सिटी की बात हुई है। एक रेलवे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी वडोदरा में, और जो रिपोर्ट इसके हिसाब से ये इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और ये न सिर्फ एक नॉर्मल रेलवे, देखिए रेलवे यूनिवर्सिटी को लेकर बजट में भी बात बहुत बार, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, आई थिंक मेरी जितनी हेडलाइंस है सारी गलत है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट। जो रेलवे यूनिवर्सिटी है उन्होंने वडोदरा में स्टैब्लिश करने की बात की है। अब ये क्या करेगा, ये असल में एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, और इनिशियल प्रोजेक्ट को बाद में फाइनलाइज किया जाएगा कैसे आप उसको डेवलप करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो है वो अभी प्रेजेंटली इंडियन रेलवेज, सिर्फ रेलवेज को ही नहीं बल्कि उसके अलावा जो मेट्रो है और पोर्ट रेलवेज है, कंसल्टेंसी सब पे काम करेगा। इंडियन यूनिवर्सिटी जो रेलवेज है वो ऑलरेडी एक लंबा
एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है इंडियन लोगों के लिए। इसके अलावा जो मेन मुद्दा ये भी है कि क्या हमारी रेलवेज को आप सिर्फ बाहर की टेक्नोलॉजी ला के डेवलप कर सकते हैं। जो इंटरनल एनहेंसमेंट है उसके लिए यूनिवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिए। आगे साइंस एंड टेक में ज़रा कुछ बचा नहीं है, और मैंने फिर यहाँ पर अपडेट नहीं किया इसको। जीएमओ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम कवर करेंगे आज। देखिए जीएमओ के तहत दो चीज़ें हैं कि जीएमओ जैसे नाम से क्लियर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें। अब ये देखिए एग्रीकल्चर में आजकल इसका बहुत ज़्यादा ये फैशन में है। दो जो बहुत बड़े मुद्दे इंडिया में आए थे, जीएम मस्टर्ड और जीएम कॉटन, जिसको हमने कवर भी किया था। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के तहत। तो जीएम क्रॉप्स असल में होती क्या है, आप करते क्या है, किसी भी एक प्लांट की आप जो उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हल्का चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें नया ट्रेट डाल पाते हैं, नई खूबी डाल पाते हैं। जैसे कोई फूड क्रॉप है, वो कोई पेस्ट उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, तो आप उसमें जैसे जीएम उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे तो एक नया उससे क्वालिटी आएगी, वो एक पर्टिकुलर जो कीटाणु है या पेस्ट है उससे लड़ने की शक्ति आ जाएगी, या कोई बीमारी है वो उससे बीमार नहीं पड़ेंगे। तो रेसिस्टेंस टू हर्बिसाइड, रेसिस्टेंस टू एनी डिजीज और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ द क्रॉप। फार्मर्स हैव वाइडली अडॉप्टेड जीएम टेक्नोलॉजी, और कहा जाता है कि एक बड़ा सा फैक्टर है 444 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड अभी आपके जीएम क्रॉप्स के अंदर करते हैं। और जो मीटर डेटा है, ये टेक्नोलॉजी केमिकल पेस्टिसाइड के यूज़ को 37% तक, क्रॉप यील्ड को 22% और फार्मर प्रॉफिट्स को 68% तक एनहेंस करती है। तो ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए जीएम क्रॉप्स होते क्या है, और ये इकोलॉजिकली बहुत यूजफुल हुए हैं, पर इसके साइड इफेक्ट भी उतने ही ज़्यादा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका क्रॉप एक चीज़ से जो है वो रेसिस्टेंट हो गया, पर उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो भी रेसिस्टेंट हो जाता है कभी कभी उस क्रॉप के, तो उसके बाद आप उसको मारने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स अगर आप कवर करें, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आपने हाइब्रिड और जीएम हाइब्रिड यूज़ किए थे, पर अगर जीएम आप यूज़ करेंगे तो आपको पता नहीं है कि जीएम क्रॉप्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ एडिबल क्रॉप्स, जो खाने योग्य चीज़ें उनमें। तो काफ़ी ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि एक तो मोनोपोलाइजेशन की बात है, और दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो टर्मिनेटर सीड्स, जो जीएम क्रॉप्स अक्सर की सीड्स टर्मिनेटर होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, आप उनको दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। तो उसको लेकर ये बात है कि अगर आप सीड्स किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास होंगी, जो मोसांटा थी अभी तक शायद मस्टर्ड के बारे में उनके पास थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा ये गर्म था कि भाई अगर कॉटन क्रॉप्स एक ही कंपनी सप्लाई कर रही है उसके सीड्स, तो अगर वो कंपनी मना कर दे तो फिर क्या होगा किसानों का। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो मस्टर्ड है उसके क्रॉप्स के जीएम डेवलप किए थे, पर उसको भी लेकर लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है। पर हमें जानना होगा कि फूड सिक्योरिटी अगर हम चाहिए, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, हमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ द वे अहेड, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट एक ऐसा क्रॉप है जिसकी आपने जीन को आर्टिफिशियली इंसर्ट किया है, ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू। इतना ही डिफरेंस है कि आप पॉल्यूशन के थ्रू इंसर्ट करते हैं, इसलिए इसे आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। इज इट अ टाइप ऑफ जीएम? यस, ऐसा कह सकते हैं कि ये जीएम है। बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, ये ओरिजिनल स्टेट को मॉडिफाई करके किया गया है, ठीक है, लंबे समय तक ब्रीडिंग करा के किया गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेफ माना जाता है इन टर्म्स ऑफ जीएम, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। मतलब आपने एक अलग जो नॉर्मली वो पॉलिनेट नहीं करता उसको कराया पॉलिनेट, और इसको आर्टिफिशियल इंसर्ट किया है। तो ये पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है, तो नेचुरल भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़रा सेफ माना जाता है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेफ है ये। और ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में यूज़ की जाती है, और क्रॉप स्पीसीज को क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के साथ ही नहीं, एक दूसरे स्पीसीज के साथ भी आप उसके पॉलिनेशन करा के आप उसको एक नया ट्रेट डेवलप कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं जीन्स को जो उनके कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के आप उसको डेवलप करते हैं, और इससे प्लांट ब्रीडर्स को एक नया हथियार मिलता है कि कैसे आप जेनेटिक को ज़्यादा यूजफुल और प्रोडक्टिव क्रॉप इस्तेमाल कर पाए। और ये ट्रेडिशनल क्रॉस पॉलिनेशन से आगे लेके जाता है चीज़ों को, और ये बेसिकली उसमें होता है जिसके पास उस जीन की कॉपी नहीं है। मतलब एक ऐसी प्लांट सब दूसरे प्लांट में जानता है जिसके पास वो पर्टिकुलर खूबी नहीं है, वो वाली जीन की कॉपी नहीं है, इसलिए उसके पास वो खूबी नहीं है। लेट्स से एक फॉर एग्जांपल कोई एक आलू है जो एक तरह का नहीं है, आप उसको कुछ और क्वालिटी डालना चाहते हैं, तो आप उसके लिए उसकी ट्रांसजेनिक क्रॉपिंग कर सकते हैं, तो इससे वो काम हो जाएगा उसका। तो जेनेटिकली काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे इसको लेके। आगे बढ़ते हैं, 3D प्रिंटेड हाइपर इलास्टिक बोन्स की बात हुई है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3D इलास्टिक हाइपर, और एक और टॉपिक है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट जो है वो डेंटल
इम्प्लांट्स में यूज होता है। इस पे ज़्यादा खास बात ये कि ग्राफ्ट करना, ठीक है, आप ग्रो करते हैं जो आपके टिश्यूज या सेल्स हैं उसके विषय में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर इलास्टिक बोन्स, हाइपर इलास्टिक बोन्स के जो नाम से क्लियर है, हाइपर इलास्टिक मतलब काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है जो टूटेगा नहीं नॉर्मली, और बोन्स मतलब हड्डी होती है, तो 3D से भी नाम प्लेयर इसको प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। ये एक सिंथेटिक मिक्सचर है सेरामिक डस्ट का, पॉलीमर का, जो कि 3D प्रिंट हो सकता है किसी भी शेप या साइज में, आप इसको किसी भी बॉडी पार्ट में लगा सकते हैं, और ये आपको रिबिल्ड करता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, तो फिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसा आप चाहें। तो एक जैसे आपका कोई एक पैर की हड्डी टूट गई, आप उसी साइज का पहले डेटा तैयार करेंगे, एक डिज़ाइन, और उसके बाद प्रिंट लेके आप वहाँ पे उसको इंसर्ट कर पाएंगे। अब हाइपर इलास्टिक को एक बेटर बोन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस कर सकता है और होल्ड कर सकता है ब्रोकन बोन्स को, और इससे पहले जो होते थे वो टॉक्सिक होते थे या फिर डिफिकल्ट होते थे टिश्यूज के लिए परमिएट करने में, पर अब जो है फुल्ली रिकवर कर सकते हैं ये। पहले फुल रिकवरी नहीं होती थी क्योंकि वो परमिएट नहीं कर पाते थे टिश्यूज उसको, पर अब ये फुल रिकवरी कर पाएंगे। और हाइपोइलास्टिक जो होते हैं वो थिन ग्रिड लाइक शीट होते हैं, शीट की तरह काम करेंगे, आप उसके ऊपर रोल कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, स्क्विश कर सकते हैं बिना तोड़े, और ये बिल्कुल बाद में उसी शेप पर है। जैसे अगर लेट्स से ये एक बोन है, आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे ऊपर से, तो हो सकता है पहले नीचे जाए पर फिर ये ऊपर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसकी पोजीशन बनी रहेगी, हल्का झुक के यहाँ भी आ जाएगा। जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन बोन्स की, महत्वपूर्ण है। तो इसको इंजरी को मैनिपुलेट, इंजरी में बहुत काम आएगा, ये बात कह रहा था मैं आपको, इसको दबा के नीचे लाएंगे फिर ऊपर लोकेशन में आ जाएगा। हाइपर इलास्टिक बोन का एग्जाम्पल है ये। करते क्या, आप पहले स्कैन करेंगे डिज़ाइन, अच्छा ऐसा डिज़ाइन चाहिए, आप इसको प्रिंट करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे उसके बाद। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशनाइज कर देगी ऑर्थो पेडिक्स को, मतलब जो हड्डियों के एरियाज का इलाज है उसको लेकर। साइंस एंड टेक में इतना ही है, शायद कल से मे बी इन्वायरमेंट या एंशिएंट इंडिया में से कुछ एक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंशिएंट के कुछ स्लाइड्स हो चुके हैं जो ख़त्म करने थे मुझे, जो मैं नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से। तो आई थिंक वहाँ पर गुप्ता अंपायर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एनवायरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स देखेंगे। वो पॉलिटी के 2 आर्टिकल्स करते हैं, आर्टिकल 61 62। 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। इसके तहत बात है कि जब भी प्रेसिडेंट इम्पीच होगा तो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसके खिलाफ चार्ज लाया जा सकता है, और कोई चार्ज प्रेफर नहीं किया जाएगा अगर उस चार्ज को एक रेजोल्यूशन 14 दिन का नोटिस देने के बाद पहले ना दिया गया हो, और 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस साइन करके नोटिस देंगे 14 दिन पहले कि भाई हमें रेजोल्यूशन मूव करना है, और जो रेजोल्यूशन है वो मेजोरिटी से नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए। और एक हाउस में रेजोल्यूशन आएगा, दूसरा इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पास हो गया तो उसके बाद आप उसको फिर रेजोल्यूशन पास करेंगे, और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जिसने इन्वेस्टिगेट किया था वहाँ से वो प्रेफर किया जाना चाहिए, और तब आप उसको रिमूव कर सकते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू। ये था प्रेसिडेंट का प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। आर्टिकल 62 है कि कितने दूर तक आप एक आर्टिकल कितने टाइम पर एक प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है ऑफिस। और देखिए अगर कोई प्रेसिडेंट बीमार पड़ गया, उनकी मौत हो गई, कोई और प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो वो तब तक जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 56 के तहत ये कहा गया है, ठीक है, अगर वैकेंसी होती है तो ये 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट उतने नहीं थे, बट 61 आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बात है कि इम्पीचमेंट कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अपने PDF क्वेश्चंस और फीडबैक्स onlyas.com पे डाल सकते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर लूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।